गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ क्लास के अंदर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 5 हम कर चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और चैप्टर 6 टिश्यूज कर चुके हैं हम। चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी ही मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड असाइनमेंट सेंड करूंगा। आज बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। हम चैप्टर 14 कर रहे हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ओके बेटा, बच्चों आपको 9th से लेकर 12th तक आपको जो बेस लेना है वो एनसीईआरटी लेना है। आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। मैं भी एक्सप्लेन करते समय एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता हूँ और करूंगा, ठीक है ना। लेकिन कई बार कुछ बच्चे थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा। तो समझाते समय आप अच्छे से समझेंगे, लेकिन जब भी तैयारी करें एग्जाम की तो आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए या एनसीईआरटी बुक से तैयारी करें, या उससे कंटेंट लेते हुए जहां कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे नोट से समझते हुए करेंगे। ओके ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लीजिए। 9th 10th में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम भी एनसीईआरटी बुक पर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है बेटा। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होता है, ठीक है बेटा। तो नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 14 है नेचुरल रिसोर्सेज। एट फर्स्ट जो सबसे पहली टर्म है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में बच्चों ये 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है। The first is biotic component and second is abiotic component. बच्चों बायोस्फीयर क्या है? ये जो पूरा अपने चारों ओर जो अर्थ के ऊपर एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। वी आर कॉल्ड इट बायोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ बाय 2 कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है बायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड है एबायोटिक कंपोनेंट। बच्चों जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें लिविंग बीइंग्स आते हैं, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमंस हैं, तो दे फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। सेकंड लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बच्चों जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो जैसे कि सॉइल है, एयर है, सनलाइट है, तो ये सब क्या बनाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। और इससे क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक सिस्टम रन करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट लेते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इनको भी हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। हाँ, अब देखिए बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ऑल दोज सब्सटेंसेस, all those materials or substances which we get from the nature। हम जितने भी मटेरियल और सब्सटेंसेस जो कि हम नेचर से प्राप्त करते हैं
दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज। उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं बच्चों। और नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, ये फिजिकल रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इनको हम टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बच्चों जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसमें सॉइल है, एयर है, वाटर है, ठीक है ना, ये सब क्या है? फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। जबकि मैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की बात करूं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ट्रीज हैं, ठीक है ना, फंगाई है, एल्गी है, तो ये सब क्या आते हैं? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज मटेरियल्स विच वी गेट from the nature। हम जिन मटेरियल्स को नेचर से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, अब बच्चों बात करते हैं हम जो ह्यूमन है, जो मेन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करती है। दोबारा सुन लीजिए, अपने यूज के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, शहरों के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए करते हैं जिससे क्या व्यापार चल सके। तो इन सब रीजंस की वजह से जो ह्यूमन है, जो मैन है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक चीज ध्यान रखना, 9th क्लास, आप 8th से 9th में आए हो तो आपका लेवल अब इंक्रीज हो चुका है, आपके सब्जेक्ट्स भी थोड़े और ब्रॉड हो चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंस होने की नीड नहीं है। आप एक रेगुलर वे में पढ़ाई करेंगे, अगर 3 आवर्स आप डेली इवनिंग में सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप रिकवर कर जाएंगे सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 8th वाला पैटर्न नहीं चलता कि आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिए, बस आपने वो क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिया और एग्जाम दे दिया। अब आपको बच्चों चैप्टर पूरा रीड करना होता है, चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो नोट्स हैं वो पढ़ के आपको तैयारी करनी होती है। तो बच्चों मैं जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, कट टू कट प्रोवाइड करा रहा हूँ, एकदम पॉइंट वाइज आपको नोट्स देता हूँ। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक सामने रखते हुए तैयारी करनी है। जहां भी आपको लगे टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है नोट्स के अंदर, वो एनसीईआरटी जितना ही तैयार करना है, जितनी तैयारी करनी है एनसीईआरटी जितनी ही तैयारी करनी है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडिशनल नॉलेज चाहिए होता है, तो उनके लिए हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको। ठीक है बेटा, तो ये है, तो पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज के मैं आपको नोट सेंड करूंगा तो उसमें भी मैं आपको इस तरीके से टेबल बना के पॉइंट्स के रूप में जो नोट्स फ्रेम करके मैं आपको सेंड करता हूँ।
ठीक है ना। तो इससे क्या आपको लर्निंग आसान हो जाती है, समझने में इजी रहता है आपको, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सबको ऑडिबल है साउंड, और तो ये निष्ठा चौधरी हैंड डाउन कर लीजिए अपना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एबायोटिक और नॉन लिविंग का मतलब, नॉन लिविंग मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग का मतलब क्या हो गया, जिसमें अब लाइफ नहीं है, नहीं रही है, ठीक है ना। और एबायोटिक मतलब जो किसी लिविंग बीइंग से जुड़ा हुआ नहीं है या उससे ओरिजिन नहीं हुआ है। अब सोलर एनर्जी है वो एबायोटिक है, ठीक है, वाटर है वो एबायोटिक है, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। जो नेचुरल रिसोर्सेज है बच्चों, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच गेट नेवर एक्सटिंक्ट, मतलब जो कभी भी फिनिश नहीं होते हैं। दोज रिसोर्सेज, दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच नेवर गेट फिनिश, ओके, जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी है। सेकंड लेते हैं एयर, ओके। थर्ड हम लेते हैं वाटर, ओके बेटा। ठीक है बच्चों, तो जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है दे नेवर गेट फिनिश, ओके। सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, ठीक है। सेकंड लेते हैं हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। बच्चों वो रिसोर्सेज जिनको हम रेगुलरली अगर यूज करते हैं और मतलब इररिलेवेंट तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करते चले जाएंगे, तो वो आने वाले टाइम में फिनिश हो सकते हैं, ठीक है ना, वो हमें अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वापस से रिन्यू हो सकते हैं, वापस से रिप्लेनिश हो सकते हैं, वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। जैसे कि सॉइल, अगर किसी एरिया की जो सॉइल है अगर फर्टाइल थी, अब वो इनफर्टाइल हो गई है, ठीक है ना, तो फिर वो धीरे धीरे वापस एक टाइम के बाद में फर्टिलिटी प्राप्त कर सकती है, फर्टाइल हो सकती है। नेक्स्ट लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन। बच्चों किसी स्थान की अगर जो वेजिटेशन है वो फिनिश हो गया है, वो रिमूव हो गया है, तो हो सकता है कि वापस से वो रीग्रो हो जाए। तो वाइल्ड लाइफ,
बच्चों जो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो मान लो हो सकता है उनका नंबर कम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रीडिंग करें तो वापस से उनको प्रोटेक्टिव ब्रीडिंग प्रोवाइड की जाए तो वापस से वो मतलब ग्रो हो सकते हैं, वापस से रिप्लेनिश हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो वापस से रीग्रो हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं, रीफॉर्म हो सकते हैं, तो दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों दोज रिसोर्सेज which cannot be, which never reform, ओके, जो कि दोबारा से रीफॉर्म नहीं हो सकते हैं, दोबारा से री जनरेट नहीं हो सकते हैं, रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं। वो एक बार फिनिश हो गए तो हमेशा के लिए वो फिनिश हो गए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि मिनरल्स हैं, जो यूजफुल मिनरल्स हैं, अगर फिनिश हो गए अर्थ से तो वापस से वो रिप्लेनिश होने में बहुत मुश्किल आ जाएगी उसमें। सेकेंड लेते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये सब हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो बच्चों अगर ये एक बार अगर फिनिश हो गए तो वापस से बनने में इन्हें बहुत साल लग जाएंगे, यानी कि ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो दोबारा सुन लीजिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कि कभी भी फिनिश नहीं होंगे। सेकंड लेते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो फिनिश हो सकते हैं इन फ्यूचर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वापस से रीफॉर्म हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एक बार फिनिश हो गए तो कभी नहीं बनेंगे, कभी दोबारा से प्राप्त नहीं होंगे। ओके बेटा, इनके एग्जांपल बता दूं। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है सोलर एनर्जी, एयर, वाटर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल के जो रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं मिनरल्स हैं एंड फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, चलिए बच्चों अब हम लेते हैं द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर को डिस्कस करते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर। बच्चों हमारे चारों ओर, हमारे सराउंडिंग एरिया में एयर पाई जाती है और एयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती है जो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। तो हम ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर की। बच्चों अर्थ के ऊपर जो सराउंडिंग एरिया है हमारे चारों ओर, उसके अंदर जो एयर है उसमें काफी सारी गैसेज है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ अदर गैसेज हैं ट्रेस अमाउंट में, डस्ट पार्टिकल्स हैं और वाटर वेपर है, ठीक है ना। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एयर बनाते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। बच्चों एयर के कॉम्पोजिशन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% के आसपास है। कितना है, 78% के आसपास है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो नेचर है वो कूल होता है, ठंडा नेचर होता है उनका, ठीक है ना। सेकंड लेते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए लाइफ गैस है, ठीक है ना, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होते हैं सेल के अंदर और उसके द्वारा एनर्जी फॉर्म होती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 20.94% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 21% होती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका नेचर गर्म होता है, वार्म होता है, और इसका जो परसेंटेज है वो 0.03% होता है। जो CO2 का परसेंटेज कितना होता है बच्चों? 0.03% होता है। क्लियर है आप सबके? और बाकी जो अदर जो 1% है उसमें वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो इस तरीके से एयर का कॉम्पोजिशन बनता है, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है अर्थ के ऊपर। और कार्बन डाइऑक्साइड उसको रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो फूड है वो पूरे लिविंग बीइंग को अवेलेबल होता है, ठीक है। सेकंड लेते हैं प्लेनेट वीनस एंड मार्स। बच्चों एटमॉस्फेयर का या एयर का हमारे अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा रोल है कि एयर एक ब्लैंकेट के रूप में वर्क करती है। एयर क्या करती है? एक ब्लैंकेट के रूप में वर्क करती है, और जो बाहर से जो रेडिएशन और सनलाइट आती है तो एक उसको लिमिट अमाउंट में अर्थ तक आने देती है, ठीक है ना। और उसकी जो वार्मनेस है उसको वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, जिससे क्या है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो कभी नहीं होता, ठीक है बच्चों। जबकि जो प्लेनेट वीनस और मार्स है, जो वीनस और मार्स है, यहाँ पर जो एनवायरमेंट है वो सिर्फ CO2 का बना हुआ है। जो मैक्सिमम अमाउंट है एयर के अंदर वहां पर CO2 गैस पाई जाती है, तो CO2 बहुत ज्यादा वार्म होती है, ठीक है ना। और यही कारण है कि ये दोनों ही प्लेनेट बहुत ज्यादा वार्म है। क्लियर होगी बात आपके? तो बहुत फर्क पड़ता है बच्चों एयर का जो है नेचर के टेम्परेचर को बैलेंस करने में, कांस्टेंट रखने में, ओके। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों मेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स को डिस्कस करते हैं कि अर्थ के सरफेस से लेकर ऊपर तक कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं बच्चों। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ठीक है बच्चों, अर्थ की सरफेस से स्टार्ट करके अर्थ की सरफेस से लेकर ऊपर तक जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। तो अर्थ की सरफेस से लेकर 16 किलोमीटर तक, अर्थ की सरफेस से लेकर 16 किलोमीटर तक जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, ओके। फिर ट्रोपोस्फियर से स्टार्ट करके 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जो लेयर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं।
फिर 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसे हम मीजोस्फीयर कहते हैं, और 85 किलोमीटर से जो बियॉन्ड जो एटमॉस्फेयर है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो बच्चों जितने भी जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, क्लाउड फॉर्मेशन है, वो सब किसमें होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। किसमें होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसके अंदर ओजोन की लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस की शील्ड या लेयर पाई जाती है, जो कि हार्मफुल जो यूवी रेडिएशंस होती हैं जो सनलाइट की, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ तक आती नहीं है और हमारी स्किन को बचाए रखती हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके उनको वहीं तक रोक लेती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की लेयर्स है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन गैस के बारे में। ऑक्सीजन में वैसे पहले बता दिया था मैंने, और एक मैं बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ओके बच्चों, ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला है वो O2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। बच्चों जो ऑक्सीजन होती है उसे हम लिविंग गैस कहते हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं सेलुलर लेवल पर, और जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए लिविंग गैस के होने की वजह से बहुत जरूरी है। तो एक तो लाइफ के लिए प्लस कंबशन के लिए, कि जो भी आग जलती है ना, जो भी कंबशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में नहीं होता। अच्छा, रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस रिलीज होती है और कंबशन के दौरान भी CO2 रिलीज होती है, लेकिन दोनों दो अलग प्रोसेस हैं, लेकिन दोनों में ही ऑक्सीजन इसेंशियल होती है। सेकंड हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के लिए जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स उसको रॉ मटेरियल के रूप में काम में लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 को, वाटर को एब्जॉर्ब करके और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। साथ में ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल निकलते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं। अंडरस्टूड बेटा? तो इस तरीके से क्लियर है। तो बच्चों आज के टॉपिक को मैं यहीं तक रोक रहा हूं, क्योंकि आपके हो सकता है कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ डाउट्स होंगे, वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है ना? कल की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। ठीक है?